लोगन के समक्ष बोले के अवसर पाके बहुत खुश और सम्मानित महसूस करत बानी। हम भोजपुरी अध्ययन केंद्र में पहला बार आइल बानी। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी द्वारा ये अवसर देहला खातिर हमार बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना विभाग के बारे में रउरा लोगन के संक्षेप में बताएंगे और ओकरा बाद एगो अपने से लिखल लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी प्रस्तुत करब। आगे की बातचीत हम लोग हिंदी में जारी रखेंगे। पहले जो पार्ट हम लोग बताएंगे वो है कि विभाग के बारे में। तो विभाग का शुरुआत कैसे हुआ और जेरियाट्रिक विभाग IMS BHU यानी कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान का सबसे नवीनतम विभाग है। ये 2018 में इसकी स्थापना हुई और करीब एक दशक से ज्यादा की कोशिश के बाद, जो कि हमारे गुरुजी प्रोफेसर IS गंभीर साहब ने शुरू किया था, तो हम लोग इसको करने में सक्सेसफुल हुए। 2016 में मैं इस विभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और उसके बाद 2018 से मैं इस विभाग के साथ युक्त हूँ। तो ये विभाग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत सरकार को ये समझ में आया था कि हमारे देश में करीब 10% से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और इनका नंबर बढ़ने ही वाला है। तो 2050 तक इतने ज्यादा संख्या में बुजुर्ग लोग हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और इनके लिए एडिक्वेट मेडिकल केयर की उपलब्धता नहीं थी। इसीलिए ऐसे डॉक्टर्स को ट्रेन करने की जरूरत थी तो बुजुर्गों के प्रॉब्लम को समझ पाए। और बुजुर्गों में क्या होता है, उनको एक सिस्टम की बीमारी नहीं होती है। एक ही बुजुर्ग आदमी को जॉइंट का भी प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का भी दिक्कत होता है, हार्ट की भी बीमारी होती है, मानसिक बीमारी भी होती है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है और कई प्रकार की और बीमारी लेके वो 4-5 अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता रहता है। इससे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बर्डन भी उन पे बढ़ता है, जो कि आप सर ने बहुत अच्छे से बताया कि पूर्वांचल में गरीबी की समस्या है और हमको ये देखना है कि यहाँ के लोगों को सारी चीजों का इलाज एक ही छत के नीचे एक डॉक्टर के पास मिले। इसके अलावा क्या होता है, जब आप 4-5 डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हर डॉक्टर अपने तरफ से दवाई लिख देता है और जब से सारे दवाइयों के अपने अपने साइड इफेक्ट ऐड होते रहते हैं, तो ये बुजुर्गों में एक बहुत बड़ी परेशानी है। और इसीलिए एक जेरियाट्रिशियन का होना जरूरी है कि बुजुर्गों के रोगों में जो विशेषज्ञ है उनका होना जरूरी है कि दवाई के लोड को ये कम कर पाए। और एक चीज होता है, जेरियाट्रिक्स में हर आदमी नहीं जा सकता है। जिनके पास बहुत ज्यादा पेशेंस हो वही जा सकता है। ये पेशेंस एक आदमी से दूसरे आदमी वैरी करता है, क्योंकि मरीज उठते उठते सीट से आपको एक नया बीमारी बता देता है और बिजी OPD में आपको कभी लगता है कि अब बाबा बस करिए, हमारा एक स्टॉक है भोजपुरी अध्ययन केंद्र में, अब तो हम जा पाए। लेकिन आप उनको वापस नहीं भेज सकते। आपको उनका वो नया परेशानी भी सुनना है। वो कमरे के बाहर जाके भी वापस आएंगे और आपको एक 2-4 सवाल और बोलेंगे। कभी पेपर निकालेंगे कि डॉक्टर साहब हम भूल जाते इसीलिए लिख के लाए हैं, उसमें 10 अलग अलग सेंटेंस लिखा होगा। तो कभी कभी जल्दी करने के लिए हम लोग लेके जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन पे छोड़ दे तो उसके पूरी स्टोरी बता देंगे। तो ये एक चीज था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही उनका विजनरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम में पेरिफेरल जो हेल्थ सेंटर्स थे उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 8 से 10 अलग अलग सर्विस है जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर मरीज को। इसमें से एक कोर एरिया है जेरियाट्रिक या एल्डरली हेल्थ, इसीलिए सरकार के लिए भी एक प्रायोरिटी एरिया। आप में से जो लोग न्यूज़पेपर्स और मीडिया में हमेशा देखते रहते हैं, आपको पता होगा कि रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने एक शिलान्यास किया है नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग का, जो BHU में जहां पर पुरानी पेट्रोल पंप थी वहां पर बनने वाला है और ये पूरे देश का 3rd नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग बनने वाला है मद्रास मेडिकल कॉलेज और एम्स के पास। और इससे सारी सुविधाएं जो बुजुर्ग मरीजों के लिए है, एक छत के नीचे 6 मंजिल के बिल्डिंग में सारी सुविधाएं, टेस्ट से लेके दवाई से लेके डायलिसिस से लेके ICU केयर, सब कुछ एक जगह में एकत्रित होकर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनका भाग दौड़ करना, इधर उधर लाइन में धक्का खाना, ये कम से कम हो जाएगा। विभाग के बारे में बहुत ज्यादा बताने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। एक लास्ट चीज हम बताएंगे जो हमें हमेशा पूछा जाता है कि कौन मरीज आपके पास जाए, सर ने पूछा है और ये हमें अब तो पब्लिक पूछती है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। पहले हमारे अपने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दूसरे विभाग के लोग पूछते थे, हम सिंप्लीफाई कर देते। हम उनको एग्जाम्पल देते हैं पीडियाट्रिक्स का, बाल रोग का, जो अभी एक एस्टेब्लिश स्पेशलिटी है, जो आज से 30-40 साल पहले उसका भी हालत
जेरियाट्रिक्स के जैसा था। हम बोलते हैं आपका 12 साल से कम का कोई बच्चा है घर में, कोई भी बीमारी हो, कहां ले जाते हैं? तो जवाब आता है बाल रोग। हम उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 60 साल के ऊपर आपके घर में कोई भी है, कोई भी बीमारी हो, कहां ले जाएंगे? आप सबको पता चल गया? तो आपके जान पहचान वालों को सबको पता चल जाएगा। ठीक, तो विभाग के बारे में इतना है। आगे का पार्ट जो हम बोलेंगे, ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, अल्ट्रा शॉर्ट स्टोरी। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट स्टोरी पहली बार लिखा गया था फेसबुक पे, हमारे वॉल पे, जब कोरोना काल में हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्री रहते थे, और लिखा गया था अंग्रेजी में। अब सर का निमंत्रण मिलने के बाद हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसको माफ कीजिएगा, स्पेशली जेंडर में, क्योंकि हमारे मातृभाषा में वो जेंडर वाला डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग उसमें बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी का नाम है आज एक इडली खाए हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज की ओपीडी आरामदायक थी। सर्दियों की शुरुआत और कोरोना का डर संयुक्त रूप से चरम पर था। मेरे वार्ड का दौरा पार्किंसंस रोग के एक मरीज के साथ शुरू हुआ, जिसे श्वास संबंधी कुछ समस्याएं थी। मरीज की बेटी ने हाल ही में कोलकाता से एमबीबीएस पास किया था और मेडिकल रेसिडेंसी की कठिन दुनिया में जाने का इंतजार कर रही थी। हमारे सामने सवालों की झड़ी लग गई। वास्तविक सवाल थे, लेकिन पूछने का अंदाज कुछ कठोर था। सुन के लगा उनके पिता का इलाज करने वालों के प्रति बेटी अपनी अवमानना को उजागर कर रही थी। 2015-16 में कोलकाता में मेरे नौकरी जीवन की शुरुआत हुई। 6 महीने के शुरुआती संक्षिप्त अनुभव से मैंने ये समझ लिया था कि कुछ तीमारदारों में ये आक्रामक प्रवृत्ति होती है। एक डॉक्टर के प्रति विश्वास की कमी नजर आती थी। कारण इसके कुछ भी हो, विश्वास से ही चिकित्सा की शुरुआत होती है। ये उनको कौन समझाए? थोड़ा सा हताश जरूर हुआ, परंतु मैंने उपेक्षा करना सही समझा। अगले मरीज के ओर बढ़ चले। एक बुजुर्ग सज्जन जो अपने और भी अधिक बुजुर्ग पिता की रीढ़ की हड्डी की कठिन बीमारी के लिए लाए थे। इलाज संभव नहीं था। बीमारी के परिणाम स्वरूप एक विशाल बेडसोर की भी सृष्टि हुई थी। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की निरंतर मेहनत से घाव बढ़ते हुए दिख रहा था। घरेलू देखभाल की योजना समझाई गई और बुजुर्ग सज्जन को उनके आसन्न डिस्चार्ज के बारे में सूचित किया गया। शुद्ध अंग्रेजी में, जो कि हमारे देश में शिक्षा और सभ्यता का प्रतीक है, उनके बेटे ने कहा, आपकी टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स टू यू एंड योर टीम। उनकी शिक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि वो अपना आभार स्वीकृत शब्दों में व्यक्त कर सके। हम सभी खुश थे। आज के दौरे की आखिरी मंजिल की ओर बढ़ गए। निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के एक बुजुर्ग सज्जन, जिनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, कई अन्य जटिलताओं के ग्रसित होने से उनकी दिमागी संतुलन भी बिगड़ चुकी थी। पिछले 4 दिनों से बाबा ने कोई ठोस भोजन खाने से इनकार कर दिया था। मेरे रेजिडेंट डॉक्टरों ने मुझे उनके सोडियम संतुलन, उनके संक्रमण, उनके मिर्गी के झटकों के बारे में जानकारी दी और उनके नवीनतम रक्त रुझानों के बारे में बताया। हाँ, प्रगति तो हो रही थी, लेकिन भविष्य निराशाजनक और हमारे लिए इंतजार लंबा था। इतना कहने के लिए मैं उनके बेटे की ओर मुड़ा, लेकिन उसने मुझे बोलने नहीं दिया। आंखों में खुशी के आंसुओं की झलक के साथ उसने कहा, बाबूजी आज एक इडली खाए हैं। भोजपुरी शैली में इडली बदल के इडली हो गया था। उस समय बुजुर्ग के बेटा आसानी से वार्ड का सबसे सुखी आदमी था। ये आज एक इडली खाए हैं वाले क्षण वो क्षण है जो एक डॉक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज इतने पे ही खत्म करता हूं। धन्यवाद। कोई अगर सवाल है तो हम ये भी बताना चाहें कि हमारा विभाग ओपन विभाग है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं और हमारे आपके जो भी डाउट्स हैं हम लोग भी क्लियर करेंगे, हमारे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी क्लियर करेंगे।
धन्यवाद।